बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम सियासी हलचल और जो मखसूस नशिस्तों के बाद की सूरत हाल है जिसमें केपी हुकूमत जो है उसमें हुकूमती अरकान का और अपोजिशन का तकरीबन 20 नंबरों का फ़र्क रह गया। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है क्योंकि जो हालात केपी हुकूमत के चल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर ग्रुप के, तो अंदर की लड़ाई जो है वो किसी वक्त भी किसी भी शाखस आने का बाइस बन सकती है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी मैं अगर ये हुकूमत मेरी गिरा दी गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जी 50 मेंबरान हमारे पास आ चुके हैं, थोड़ा ही फ़र्क बाकी है, और अगर उनके पास नंबर पूरे होते हैं तो उनका एक आईनी हक है अदम एतमाद लाना और हुकूमत को फारिग करना। सूरत हाल कुछ पंजाब की भी अच्छी नहीं, वहाँ पर भी 26 अरकान MPA जो हैं उनको मलिक अहमद ख़ान साहब जो स्पीकर हैं उन्होंने डी-सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है, और जो हंगामा रही और तोड़ फोड़ की और गालम गलोच की उसकी पादाश में उनको डी-सीट करने के हवाले से उन्होंने रेफरेंस दायर किया है। देखते हैं हालात किस रुख पे जाते हैं। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम के पहले से में डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब जो कि MNA हैं सरगोदा से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुशामदीद कहते हैं जुल्फ़िकार भट्टी साहब आपको। थैंक यू। जुल्फ़िकार भट्टी साहब, क्या होने जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि केपी हुकूमत को भी आप लोगों ने टारगेट किया है, और जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि शायद कुछ हलचल होगी वहाँ पे भी, और पंजाब में 26 जो मेंबरान हैं उनको डी-सीट करने की बात की जा रही है? देखें आसम भाई, पंजाब की पहले मैं बात कर लूँ। पंजाब में तो देखें हमारी पहले ही इंतहाई अक्सरियत है, दो तिहाई से भी ज्यादा है। हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है खुदा न खास्ता कि हम किसी को डी-सीट करें या कोई हम अपने किसी को तंग करें, लेकिन मसला ये है कि हमारे ये जो भाई हैं, हमारे भाई हैं ना पार्लियामेंटेरियन है, ये पता नहीं किस तरीके से इनकी तरबियत हुई है, क्या इनका सिस्टम है। ये देखें, आप तनख्वाह भी लेते हैं, आवाम से बरात भी ले रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, कमेटियों की मेंबरशिप भी ली है, चेयरमैनशिप भी ली हुई है और अपनी फुल बरात लेते हैं। लेकिन जिस अवाम ने उनको असम्बली में भेजा है, जिस मैंडेट से वो आए हैं कि यहाँ अवाम की बात करें, आप देखें कौमी असम्बली में जब क्वेश्चन आर्स होता है तो वो ये अपोजिशन का ये काम होता है कि वो अपनी जो है हुकूमत की निशानदेही करें कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, या यहाँ काम हो रहा है किसी महकमे में नहीं हो रहा, उसमें बाइकाट करके चले जाते हैं। इसी तरीके से बजट इजलास में आपने देखा कि वहाँ पे पंजाब में जो हल्ला गुल्ला हुआ, भाई उन्हें अपना एक काम के अलावा कोई काम ही नहीं है कि इमरान खान को रिहा करो। भाई देखो, इमरान खान को तो अगर जुल्फ़िकार साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत और असम्बलियों का तो ये वतीरा रहा है कि बजट सेशन जो होते हैं उस पर ना सिर्फ हंगामा राई होती है, बल्कि हमने तो बाज़ औक़ात पीपल्स पार्टी और नून लीग के मेंबरान को मुकालात करते हुए भी देखा, ठीक है, फिजिकल होते हुए भी देखा। तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। नहीं देखें, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन का हक होता है और पार्लियामेंटेरियन का भी हक है। देखें, आप एक सिस्टम को चलने दें, आप देखें तनकीद करें हुकूमत पे, अच्छी तजावीज़। जुल्फ़िकार साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आपके सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम है? पूरे नाम मैं कहता हूँ कि ऐसे नाम लेना जिसको आम मुआशरा भी पसंद नहीं करता, तो ये उनका काम नहीं है कि ऐसे ऐसे नामों से जो है वो लीडरशिप को कहना, हमें कहना, गाली गलौज करना। पिछले दिनों आपको पता ही है जैसे कौमी असम्बली में ये हंगामा हुआ, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये उनको भी जेब नहीं देता। पढ़े लिखे लोग हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, अपनी अच्छी बात करें, अच्छी गुफ्तगू करें, कम अज कम मिनिमम एजेंडा पे, मईशत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे एक साथ हमारे साथ चलें और अच्छी तजावीज़ दें, हम उनको वेलकम करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ला अपना रास्ता अख्तियार करेगा, जो भी करेगा। तो ये KPK वाली सूरत हाल को कैसे देखेंगे आप? आपको लगता है कि हुकूमत की कोई ऐसी ख्वाहिश होगी कि वहाँ पे देखिए KPK में जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब की और गवर्नर KPK
की मुलाकात की बात कर रहे हैं जी। तो वो एक रूटीन मुलाकात है, किसी किस्म का फिलहाल किसी किस्म का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हुकूमत को टॉपल करना है या हुकूमत को कोई अदम एतमाद वगैरह का कोई ऐसा इशू लेके आना है। ये ऐसा कोई फिलहाल प्रोग्राम नहीं है। एतमाद है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो डेमोक्रेटिक तरीका है। किसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुकूमत को नहीं बदला जाएगा। अगर इनकी अपने ही इंतशार ऐसा है, इनके आपस के इख्तलाफात ऐसे हैं कि ये अपने आपस में लड़ते रहते हैं, हमें तो आप इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शायद जरूरत भी ना पड़े। ये आप ही बिखर गए हैं और आप ही ये कितने दड़ों में मतलब ये हुकूमत तकसीम हो अपने जाएंगे। वजन पे और अपने सियासी जो मौक़िफ़ है उससे हटने की सूरत हाल में इख्तलाफात की सूरत में गिरती हुई नज़र आ रही है आपको। मुझे ये बताइएगा भट्टी साहब कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में मुज़ाकरात की, और अभी फिर एक दौर चल रहा है, कुछ इनके जो असीर रहनुमा हैं वो मुज़ाकरात के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, जबकि जो इनके बानी हैं वो जो कहते हैं एहतजाज की तरफ जाना है। आपको लगता है कि अपनी गिरती हुई सियासत और साख को देखते हुए मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं? कर रहे हैं, इनके कितने धड़े हो गए हैं या ये कितने, क्योंकि इनका मिशन तो और है, कोई इनका कोई वेलफेयर वाला मिशन नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरी का मिशन नहीं है। तो ऐसे काम थोड़े अरसे के लिए चलते हैं। ये सिर्फ एक एजेंडे पे इतनी सारी चीजें चलती ना। देखें, अगर उसमें केपी की हुकूमत अपना परफॉर्म करेगी। जुल्फ़िकार साहब, मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तो किसी को फिलहाल देखिए, आपने तो पहले भी मुज़ाकरात प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारी हुकूमत ने भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर दफा मुज़ाकरात की बात की है। जब हम शहबाज साहब जो थे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो तब भी हमने मुज़ाकरात की बात की थी कि आपकी हुकूमत है और हम आपका साथ देने को तैयार हैं। जब वो वज़ीर आज़म बने तो फिर उन्होंने असम्बली में इसी बात को दोहराया। और अभी हम तो अभी भी यही बात करते हैं। ये आप जो है ये खुद कभी पहले कहते थे कि हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करने, आपने एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। तो ये इनका अपने ही मौक़िफ़ एक जगह पे नहीं रहता, बार बार अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते हैं और बार बार अपने नहीं। आप समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत पूरी होने के बाद आप लोगों को मुज़ाकरात की इनके साथ ज़रूरत है? देखिए, हमें कोई किसी 2/3 या सादा अक्सरियत की बात नहीं है। हम देखें, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही मुल्क आगे चलता है और इसमें हमारा एक ही कंसेंसस है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की माशी हालात जो ऐसे हैं उनकी बेहतरी, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि हमारे यहाँ रिजर्व कितने बेहतर हुए हैं, हाईएस्ट रिजर्व पे गए हैं हम, और हमारे जितने आपके माशी शारिये हैं वो भी बेहतर हुए हैं। और आज पाकिस्तान दुनिया में एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे सफारती लिहाज से भी, अपने दिफा के लिहाज से भी, अपनी मैशत के लिहाज से भी, और पाकिस्तान का पासपोर्ट की रेटिंग भी आपने देखी है कितनी बेहतर हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही है पाकिस्तान के लिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये भी आए साथ हमारे, और जो जिन लोगों ने हमें पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया है हम उनके लिए काम करें, ना कि हम अपनी ज़ातियात के लिए काम करें कि सिर्फ हम अपनी ज़ात के लिए बात करें। तो देखें, जब इनका अपना वक्त आएगा, अवाम इनको वोट देगी, आगे इलेक्शन होंगे, अगर इनको अपना ये भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो लाएं, इनका अपना हक है, लाएं, बेशक पंजाब असेंबली में लाएं, मरकज में लाएं, हमें तो इसमें कोई इतराज नहीं है। ये देखो, ये इनका अपना मैंडेट है और आप अपने तरीके से चलें, लेकिन ये कोऑपरेट करें इसमें। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें अलीमा खान साहिबा फरमाती ये हैं कि मुज़ाकरात तो डेफिनेटली उनसे होंगे जिनके पास अख्तियार है, वो अभी भी ये बात करती हैं। तो भाई फिर कर ले मुज़ाकरात, फिर हमें क्या कहते हैं। मेरे अगर ये इनका अपना ही वर्शन ऐसा है तो वो चले जाए वहां, करे मुज़ाकरात। ये कब से ये बात कह रहे हैं, अगर वो इनसे मुज़ाकरात करते हैं तो कर लें भाई। फिर एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और एक साइड पे ये फिर वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये क्या अपनी बात में फर्क है। उन्होंने सदर ट्रंप के हवाले से भी मिसाल दी ना कि जिन्होंने मुज़ाकरात करने थे या जिन्होंने दावत देनी थी या जिन्होंने मामला तय करने थे तो उन्होंने भी आर्मी चीफ को बुलवाया था। देखें,
उसमें कौन सी बुरी बात है? आपका पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, अगर वहां पे देखें उनको बुलाया गया है तो ये तो उस वक्त कहते थे कि ट्रंप आएगा और हम इमरान खान साहब को रिहा कर देगा, आते ही वो डेला जेल का विजिट करेगा और उसी वक्त इमरान खान साहब बाहर नारे लगाते हुए आ जाएंगे। तो ये ऐसी बातें इनके अपने ज़हन में है। देखें देखें, ये पाकिस्तान की डिग्निटी है, पाकिस्तान की इज्जत है। और देखें, अगर ये खुद ये कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, तो अगर आप हम एक पेज पे हैं तो ये इनको नहीं इस पे एतराज करना चाहिए। ये खुद ये कहते थे कि हमारे टेलीफोन टेप अगर होता में तो कोई इतराज नहीं है, तो अब इनको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखे ना, ये जो चीजें खुद कहते थे अपने दौर में, ये खुद कहते थे कि हमारा कोरम जो है, प्राइम मिनिस्टर कहते थे तो वो एजेंसियां पूरी करते हैं, हमने हमारा कोरम तो एजेंसियां नहीं पूरी करते। मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, मुझे कभी आज तक अपने कोरम के लिए एजेंसी का फोन नहीं आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जरूर आते हैं, हमारे वजीर आजम के ऑफिस से जरूर आता है फोन, हमारे पार्लिमानी जो वजारत है उससे आता है कि भाई लेजिस्लेशन है या आप इजलास में आए और देखें अभी आपका बजट पास हुआ है तो कितनी एक स्ट्रेंथ के साथ पास हुआ है और सारे लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली है। देखें, ये डेमोक्रेटिक वे से चले। आपके साथ आप कहते हैं आपको कभी इसके लिए फोन नहीं आया? आपको चीफ विप की तरफ से फोन आता रहा है पार्टी की जानिब से जो मुकर्रर है? मैं ईमानदारी की बात है, मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, मैं आसम भाई, मुझे तस्मिया बात है, आज तक मुझे कभी भी फोन नहीं आया कि जी हमारा कोरम पूरा करो, ये 26 तरमीम है तो आप किधर हैं। मैं हालांकि उन दिनों में टर्की गया हुआ था और मुझे मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया कि हमने लेजिस्लेशन करनी है तो आप आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी रात को वापस जो है वो टर्की से, हालांकि मैं बच्चों के साथ गया हुआ था, मैंने अपना दौरा कैंसिल करके वापस आ गया। मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे किसी जगह से एजेंसी से फोन नहीं आया कि भाई आप किधर हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, इधर वापस आओ पाकिस्तान। ये बात नहीं है। देखिए, ये आप ये इनको तो एक कोरम को पूरा करने के लिए एक लेजिस्लेशन पे इनके फोन आते थे एजेंसियों के, तो आप ये वो बातें क्यों करते हैं? ये सिर्फ इनका सारा मिशन इक़्तिदार का है, ये गेम सारी इक़्तिदार की है और इनको कोई और इशू नहीं है, पाकिस्तानी अवाम से तो दिलचस्पी है। ठीक है, ये सारे अपने मामला जो हैं वो अपने, ये मैं तो कहता हूँ ये इनको अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में आके पूरा पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करना चाहिए, ना कि इन्हें ये बार बार ये ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। किस चीज का मुज़ाकरात करने हैं बताएं मुझे? क्या इनको ऐसे वज़ीर आज़म थोड़ा किसी ने बना देना है? जैसे भी देखे ना इलेक्शन लड़के, अगर ये कहते हैं मुज़ाकरात में उनके पास एक ही डिमांड है ना, बानी की रिहाई के हवाले से बात करते हैं वो। देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक ही एजेंडा है, तो बानी की रिहाई भाई आप कोर्स ने करनी है, हमने थोड़ी करनी है। अगर हमने करनी है तो बताएं भाई, हम हाजिर हैं। अगर ये समझते हैं कि असेंबली से कोई बिल पास होना है, या ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने हैं, अगर ये समझते हैं कि कोई और लॉ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी समरी जानी है, तो बताएं। अगर कानून में, आइन में, लॉ में किसी जगह पे गुंजाइश है तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर नहीं है तो वो अपने केसेस चल रहे हैं, इनके कोर्ट में अपने केसेस फेस करें और आप बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI से आपका ताल्लुक़ है। खुशामदीद कहते हैं सेनेटर साहब आपको। जी शुक्रिया जी। सेनेटर साहब, ये KPK हुकूमत का एक शोर शराबा हम देख रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा शोर ववेला मचाया कि मेरी हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की गई या साजिश की गई। उनका इशारा गवर्नर की जानिब बार बार जाता है। उसमें आप समझते हैं कि 20 मेंबरान का एक फ़र्क रह गया है और ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हिस्ट्री देखें तो उनके टर्न कोड्स जो हैं वो हर वक्त तैयार होते हैं। आपको लगता है कि इस कोई काविश में अगर कोई बात ऐसी हुई तो आपकी जमात हिस्सा लेगी? देखिए, अगर तो सिर्फ अमीन गंडापुर की बात होगी तो मेरी अपनी ज़ाती तो नापसंदीदगी है उनके लिए। ओके। तो अगर कहीं पे मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा उनके हटाने तक तो जना उसमें शामिल हुआ जाए। मैं अपनी ज़ाती राय में आप कह रहे हैं, ठीक है जी हाँ।
मगर इसके बाद क्या होगा, हमारे पास इतनी ऐसी कोई फॉर्मेशन बन पाएगी नहीं बन पाएगी वो मेरे जहन में नहीं है, ना पार्टी के अंदर डिस्कस हुआ है और ना पार्टी का अभी तक कोई जहन में इस हवाले से किसी तरह का भी है। नहीं, गवर्नेंस के मसाइल तो मुर्तज़ा साहब वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको अभी सवात वाला वाक़या एक बहुत अंधोनाक वाक़या था और आपको मतलब कली खुल जाती है कि आपकी गवर्नेंस कैसी है। मतलब आप सेहत के फ़रोग़ के हवाले से दुनिया को तरगीब देते हैं और वहाँ पे लोगों की इंसानी जानें जो हैं वो आपको नज़र आता है कि वो महफूज नहीं हैं। आपको लगता नहीं है कि इन तमाम चीज़ों में फिर करप्शन के बड़े मसाइल हैं, फिर उनके अपने ग्रुप के अंदर तो इस तरह के मसाइल हैं कि आपको नकद पैसे चाहिए ना सरकार से, सरकार के पास नकद पैसे देने की का कोई तरीका नहीं होता। ये होता है किसी को नौकरी दे दी, ये होता है कि किसी को ठेका दे दिया, मगर इस सरकार के पास नकद पैसे भी हैं। अगर आपको चाहिए कल आपके अपने नाम से चेक और आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाएं, आपके नाम पे कल से चेक आना शुरू हो जाएंगे और इतने आएंगे कि आप खुद शशदरा रह जाएंगे। मतलब करप्शन का अंबार लगा हुआ है वहाँ पे। हमें कोहिस्तान वाला वाक़या याद है, 40 अरब की करप्शन का। जी, कोहिस्तान वाला, उसमें आप देखेंगे कोई किसी को कोई ठेका वेका किसी को नहीं दिया हुआ। 44-45 अरब रुपए कहना भी जो है ना वो एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी आधा ट्रिलियन हो गया ना जी, 50 अरब, हाँ आधा खरब रुपया हो गया। तो वो आधा खरब रुपया इन्होंने इस तरह से बांट दिया, कोई 10 रुपए का कहीं काम नहीं हुआ, कोई ठेका नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ और उसके बावजूद अपने ही शाखसाने सामने उनके अपने ही बंदे लेकर आ रहे हैं, आपस में ग्रुप बंदियां नजर आ रही हैं। जुनैद अकबर साहब का धड़ा अलग नजर आता है। हमेशा हमने परवेज खटक साहब की हुकूमत में भी देखा धड़ेबंदी हो गई थी। तो आपको लगता नहीं है कि ज्यादा अरसा चलेगी ये हुकूमत? इनफैक्ट ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और जो हाँ ये एक हीरोशिप तो आप कह सकते हैं कि एक शख्स जो है ना वो हीरो बन गया और ये बाकी उसके जो है ना वो बेनिफिशियरी हैं, उसके तुफैली आप कह लीजिए एक शख्स के, और उस शख्स की तुफैल में जो है ना ये सारे जो है ना वो, मगर जब वो क्योंकि डिसिप्लिन कोई नहीं है पार्टियों के अंदर, जब कोई तुफैली नहीं होता अपने मेरिट पे होता है तो वो फिर पार्टी लीडरशिप उसको अपनी अपनी जगह प्लेस कर देती है। यहाँ पे तुफैली हैं और उनको जो है ना वो सारे जो है ना वो ग्रुप बना के लगे हुए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को नोचें, पाकिस्तान को खाएं। नहीं तो इस सूरत हाल में तो आपको लगता नहीं है कि केपीके हुकूमत जो है उसके लिए कोई मौजू शख्सियत को ढूंढा जाए? मुझे नहीं लगता। वजह उसकी ये है कि अमीन गंडापुर साहब जो है वो दोनों तरफ हैं, वो पार्टी के अंदर भी हैं, वो वहाँ पे भी हैं जहाँ पे ताकत के साथ चश्मे पूछते हैं। तो जब तो इस तरह से जब कोई शख्स होता है और वो पार्टी के मफाद के खिलाफ हैं और जब कोई इस तरह की मामलात होते हैं तो फिर इस तरह की जो है ना वो हुकूमतें जो है ना लूले लंगड़े तौर पर चलती रहती हैं। नहीं तो आप लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? मतलब आप लोग वहाँ पे सीट्स रखते हैं, फिर मखसूस नशस्तों के बाद तो वहाँ पे आपको पता है इक्वेशन बिल्कुल बदल गई है। पूरे पाकिस्तान में पार्लियामान की सूबाइयों की हुकूमत की और नेशनल असम्बली में भी बदली है। आप लोग आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई सोच विचार करके कोई सीरियस क़यादत को लाने के लिए कोई कोशिश की जाए? देखिए हमारा हुजूम इतना बड़ा नहीं है कि हम अभी तब्दीली ला बड़ा नहीं है कि उसके ऊपर हम जरा इस मफरूजे पे सोचें। आप कंक्रीट किस्म की सजेशंस आएंगी तो सोचने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इसके जाने तक कम से कम मेरी जात की हद तक जो ना मैं उसके ऊपर अगर कोई मेरा वोट पार्टी के अंदर मांगेगा तो मैं वो कहूँगा कि इसकी जात की हद तक जाने के लिए जो ना कोशिश की जाए कि इससे जान छूटे, करप्शन की वजह से भी, इनके रवैये की वजह से भी, इनकी दो अमलियों की वजह से भी। मतलब असद कैसर साहब के साथ भी इख्तलाफ हमें नज़र आता है, उनके भाई के हवाले से भी बातें सुनने में आ रही हैं। मौलाना साहब का असद कैसर साहब के साथ असद कैसर साहब शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी। अच्छा, नहीं मौलाना साहब के साथ तो ताल्लुक भी है असद कैसर साहब का और उनका आपकी जमात के हवाले से अगर हम देखें मुज़ाकरात जितने भी हुए तो असद कैसर साहब साथ अदरवाइज शरीफ आदमी, मौलाना साहब के साथ ताल्लुक होगा यकीनन, मगर मैं मिला हूँ और मुझे जो उनसे वाइब्स आई हैं वो उनसे शराफत नजर आती है उनकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा कामरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ आप रहे। नाज़रीन हम यहाँ पे लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मलिक अहमद बचर साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। मलिक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको।
جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ جی. اچھا ملک صاحب، 2-3 سوالات ہیں آپ سے. پہلا تو یہ ہے کہ جو پیٹرن ان چیف ہیں، بانی پی ٹی آئی کی بات کی جاتی ہے، وہ احتجاج کی طرف جانا چاہتے ہیں. اسیر جو رہنما ہیں آپ لوگوں کے، وہ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے مذاکرات کی؟ نہیں، میں اس میں تھوڑا سا آپ کا ایک کلیئر کر دوں کہ ہمارے جو سیل ہے نا جی، اپنے ہمارے لیڈرز، میں کہوں گا ڈیفینیٹلی ان کی رائے بڑی صائب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے ہی ہوتی ہے جو بڑی اہمیت کی حامل جب وہ اپنی رائے دیتے ہیں. تو وہ بھی تحریک کے بھی حق میں اور مذاکرات کے بھی حق میں، اور وہ بااختیار مذاکرات کے حق میں. یعنی انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ تحریک میں چلائیں، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ بااختیار مذاکرات کے حق میں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پیٹرن ان چیف ان کو کنسیڈر کریں گے ان کی رائے کو. لیکن بااختیار مذاکرات بچر صاحب کس سے؟ بااختیار لوگوں سے ہی ہوں گے نا. علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دی کہ جن سے وہ ملے ان سے مذاکرات کریں گے. دیکھیں ڈیفینیٹلی میں یہ عرض کروں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کا کردار آپ مائنس کر دیں اور آپ کہیں. اب دیکھیں، اب ان کا پتہ چل رہا ہے کہ آئین میں یہ کتنے ایک واپسی کرتے ہیں. اگر آئین میں یہ واپس آتے ہیں، سیاسی جماعتیں فل اختیار میں ہوتی ہیں، تو مذاکرات سیاسی جماعتوں سے کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو اب جب ان کے پاس، دیکھیں ہم نے کوئی بسکٹ اور چائے تو نہیں لینی نا، بسکٹ کھا کے یا چائے پی کے ہم گھر آ جائیں. تو اب چونکہ 3-4 سٹنگز ان کے ساتھ جنوری میں ہو چکی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو بھی آن بورڈ ہو. ڈیفینیٹلی آن بورڈ تو ہر وقت وہی ہے اس وقت. تو ان کے بغیر کیسے بات ختم ہوگی؟ تو بچر صاحب جب وہ کہتے ہیں نا چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو آپ کے پاس مخصوص نشستوں والا اور سارا معاملہ جو ہے طے ہو گیا، 2/3 اکثریت مل گئی وفاق میں بھی پنجاب میں بھی. تو میرے خیال سے اب آپ کو لگتا ہے کہ مذاکراتی واحد حل ہے؟ دیکھیں عاصم رضا صاحب، میں ایک عرض آپ کو کر دوں کہ اس چیزوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت ملے نہ ملے. ہمیں اس کی وجہ یہ ہے، ہمارا مینڈیٹ تو وہی تھا جو 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. ہم تو بطور احتجاج اسمبلیز میں بیٹھے، اور ان اسمبلیز کو ہم اس لیے کہ آپ لوگ ہی ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اسمبلی چھوڑ کے آپ باہر چلے جاتے. ہماری سیٹس ہمارے سے لے لی گئیں. کے پی کے جیسے صوبے میں 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، وہاں پہ اس وقت سینٹ کے الیکشن بھی ہوئے ہیں. اگر آج سینٹ کے الیکشن عاصم بھائی ہوتے ہیں، مجھے یہ بتا دیں تو کیا وہ آج سے اس کی مدت شروع ہوگی یا جو 1.5 سال خالی رہ چکے ہیں وہاں سے شروع ہوگی؟ یعنی یہ ایسے ٹیکنیکل آئینی کوسچن ہیں جو کہ انہوں نے گھڑمسہ مچا دیا ہے پورے اس آئینی سسٹم میں. تو وہ تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ابھی 26 نشستیں تو آپ کی پھر اور کم ہو جائیں گی. ڈی سیٹ کرنے کے لیے ملک احمد خان صاحب نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے، ہنگامہ آرائی، گالم گلوچ، احتجاج کے بعد جو کچھ سامنے آیا، اس پہ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ملک احمد خان ایک میرے نزدیک لا نوئنگ سپیکر ہے، اور مجھے بڑا اس بات پہ حیرت ہے کہ ایسا سپیکر جو کہ اس وقت اب سارے ان کا ایک امیج تھا کہ وہ بڑے اچھے پروگریسو سپیکر ہیں اور بڑے ڈیموکریٹک مائنڈ کے سپیکر ہیں، تو انہوں نے اپنے تئیں ایک ایسا فارمولہ بنا لیا کہ پورے آئین کو انہوں نے اپنے پاس رکھ کے، تو ان میں سے انہوں نے وہ چیزیں نکالنی کہ ان بندوں کو باہر نکالنا ہے. سپیکر سسپینڈ کر سکتا ہے. اسمبلی کے جو پروسیجر ہے اس میں سپیکر کے یہ اختیار ہے کہ کسی ممبر کو اسمبلی کے اندر داخل نہ ہونے دیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. سسپینشن ہو سکتی ہے. ڈی سیٹ تو سپیکر کا اختیار ہی نہیں ہے. دیکھیں اس طرح تو پھر جو مرضی آئے گی، جو بندہ لاکھوں ووٹ لے کے آئے گا اور سپیکر صاحب اس سے ناراض ہوں گے، اس کو وہ ڈی سیٹ کروا دیں گے. یعنی ایک ایسی ونڈو سپیکر صاحب کھول رہے ہیں کہ جو لولا لنگڑا ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر. تو آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ کامیاب ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے نا جی.
یہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کی ڈومین ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا اس کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو جب الیکشن ٹریبونل بن گیا, الیکشن کمیشن اس وقت ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن تو آ جاتا ہے اگلے الیکشن کی تیاری میں. الیکشن کمیشن کا اور تشریح جو ہوتی ہے, آئین کی تشریح الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. مجھے کوئی اتنا زیادہ لاء کا نہیں پتا, لیکن میرے نزدیک آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے. لیکن جو کچھ اسمبلی میں ہوا تھا بچر صاحب, ڈسپلن انچارج پوزیشن لیڈر بھی ہوتا ہے اور حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ تھا جس طرح احتجاج ہو رہا تھا؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, جو جس وقت واقعات شروع ہو جاتے ہیں نا, اس کے بیسک اگر اس کے آپ جائیں نا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. عاصم صاحب ہمارے اوپر بڑے ظلم ہو گئے ہیں, اور اگر ریئیکشن نہ آتا, ہم آپ کو ان باکس میں ان کی ویڈیوز بھیجیں گے حکومتی منسٹرز کی, حکومتی ایون ڈپٹی اسپیکر صاحب کی, ایون ان کی جو منسٹرز فیمیل منسٹرز ہیں ان کی. تو آپ جب منسٹر دیکھیں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے اور گورنمنٹ پارٹی جو ہوتی ہے وہ چپ کر کے سنتی ہے, اور الٹیمیٹلی 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک احتجاج ہوتا ہے. اس احتجاج کے بعد چیزیں میں نارمل تو نہیں کہہ سکتا, لیکن احتجاج کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وہ تو ہمارے ساتھ لڑنے لگ گئے. جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر لڑائی میں دونوں طرف سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پہ قابو کریں. ہم سپیکر صاحب کو اگر یہ ہے تو سپیکر صاحب کو ہم ان کی بھی ویڈیوز بھیج دیتے ہیں, ان کے خلاف بھی ریفرنس بھیجیں. دیکھیں نا, اب وہ کہتے ہیں سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی ہوئی ہے آپس میں. اب لڑائی میں اگلا فریق بھی تو ہوتا ہے. اب اگلے فریق کو ہاتھ باندھ کے تو نہیں کھڑا اور ہم ہی اس کو مارتے رہے. انہوں نے ہمارے ایم پی ایس کو مارا ہے. ہم آپ کو ان کی فیمیل منسٹرز کی دکھا سکتے ہیں ویڈیوز, ان کی ڈپٹی اسپیکر کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں, ان کے ہم ایسے ویژول ہیں ہمارے پاس. اور دیکھیں یہ چیز جب بھی چیف منسٹر ایک دفعہ آتی ہے یا آتا ہے تو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے, اور ہمارا تو ٹوٹل عاصم صاحب کیس ہی ڈفرینٹ ہے. ہمارا چوری مینڈیٹ چوری ہوا, ہمارے لیڈر کے خلاف عدت کیس تک یہ گورنمنٹ کہی, اور اس کے بعد ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی, ہماری خواتین پہ ایف آئی آر ہوئی, ہم پابند سلاسل ہیں ہمارے لوگ. اور پھر 10 کھرب روپے کا جو آپ کا یہ جو آڈیٹر جنرل پاکستان میں, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 6 مہینے ہمارے, چلو 6 مہینے کی کرپشن تو یہ مان گئی ہے یہ گورنمنٹ, تو وہاں یہاں پہ تو 1 روپے کی کرپشن پہ بھی گورنمنٹ چلی جاتی تھی. تو اس میں وہ ہے آپ کے بی ایچ یو آر آئی سی, آپ کی جو جرائم کی ریشو میں نے پڑھ کے اپنی سپیچز میں بتائی ہیں وہ کتنی 5% بڑھی ہیں. اگر ان چیزوں کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہماری زبان بندی کرنا چاہتے ہیں, تو ویسے ہی آپ خود دیکھ لیں 509 ارب روپے کا جو ضمنی بجٹ پاس کیا ہے 23 بندوں کے ساتھ وہ پاس ہوا ہے. بچر صاحب اندرونی سیاست تو آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی زہر قاتل بنی ہوئی ہے, آپ کی بھی دھڑے بندی بنی ہوئی ہے. کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی فرق کم رہ گیا ہے اور وہاں پہ بھی دھڑے بندی ہے. تو اس کا مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی کرپشن کے معاملات بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کے لیے چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی؟ دیکھیں ہمارے لیے تو پہلے دن سے عاصم صاحب آسان نہیں تھی. اب یہ جو فگرز ہیں نا جی, ان فگرز میں 10 فگر ادھر بڑھ گئے, 10 ہمارے کم ہو گئے. ہمارا ڈائریکٹ واسطہ ہے خان صاحب کا, پیٹرن چیف کا عوام کے ساتھ. درمیان میں کوئی چیز ریلیونٹ نہیں رہی, تمام لوگ irrelevant ہو چکے. عمران خان جب بولتا ہے تو پاکستان کے لوگ سنتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں, یہ گورنمنٹ, یہ چیزیں جب بندہ اتنی بڑی لڑائی میں ہو کہ حکومت پوری لگی ہوئی ہو آپ کو صرف اس بات پہ کہ پوری مشینری آپ کی حکومتی مشینری اس بات پہ ہو کہ ان کو ہمیں نہیں چھوڑنا, تو پھر یہ چیزیں کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی کہ سیکنڈری رہ جاتی. صحیح. تو بچر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات کے لیے آپ لوگوں کی حامی جو ہے یہ کس بل بوتے پہ ہے؟ کن معاملات پہ مذاکرات ہوں گے؟ کیا آپ لوگ اسیر رہنماؤں کی رہائی کی بات کریں گے؟ کیا خان صاحب کی رہائی کی بات کی جائے گی؟ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ مذاکرات شروع کرنے کی بات کریں آپ لوگ؟ عاصم صاحب ہمارے مذاکرات جو ہوں گے وہ رول آف لاء پہ. اگر بااختیار مذاکرات کے لیے کوئی انیشیٹو ہوتا ہے تو ہمارے مذاکرات رول آف لاء کے ہوں گے. خان صاحب کی رہائی اس میں اپنے آپ آ جائے گی. آج رول آف لاء ہو جائے اس ملک میں, 2 دن خان صاحب اور ان کی
वाइफ पे जो मुकदमात हैं 2 दिन भी वो नहीं खड़े हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उसमें कोई बाख्तियार मुज़ाकरात हुए तो हमें लगा कि वो उन मुज़ाकरात में कोई नतीजा निकलता है तो हम एक सियासी पार्टी हैं, हम तैयार हैं। यानी आपको उम्मीद है कि मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ आप हासिल कर लेंगे, आपको अभी भी उम्मीद हम है? रूल ऑफ लॉ के लिए, हम Rule of law एनआरओ लेने के लिए नहीं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए। तो आपका ख्याल में तहरीक और मुज़ाकरात दोनों साथ चलाए जाएं? डेफिनेटली सियासी जमातों का यही काम है। हमारी तहरीक भी हम तो तहरीक में हैं ही हैं। हफ्ते में 2 दिन तहरीक हमारी चलती है। अडयाला जब खान साहब की होती हैं तारीखें होती हैं बेल की, तो वहाँ पे लोग कहा जाते हैं हम तो तहरीक में हैं। आसिम साहब, बात वही आती है कि जी स्टैंडिंग्स आपकी अपनी जमात के अंदर देखनी पड़ती हैं कि आप की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, आप किस सियासी रुख को इख्तियार कर रहे हैं। KPK के हवाले से करप्शन के केसेस की बात करें, आप पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ामात की बात करें, लेकिन जो करप्शन निकल के ख़ुद आपके बंदे सामने आ रहे हैं, मतलब जुनैद अकबर खान साहब और CM KPK अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। इसके अलावा परवेज़ खटक के ज़माने में 3 ग्रुप बने थे, आपने देखा वो 21 मेंबरान जो थे जिनको बाद में पार्टी से निकाल दिया गया था, और एक नया जिसे कह सकते हैं कि अदम एतमाद के लिए ग्रुप बन के खड़ा हो गया था। अभी भी कुछ बैद नहीं है कि वहाँ पे कुछ ऐसा ही हो और किसी और को कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो हुकूमत हो या चाहे गवर्नर KPK हो। अब बात यहाँ पर यह आती है कि पंजाब के अंदर अगर आपके 26 अरकान को डिसीट कर दिया जाता है तो क्या आप लोग ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, या फिर जो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है इलेक्शन कमीशन के अंदर ट्रिब्यूनल्स में जाने के हवाले से, उस पर करेंगे? क्योंकि नए इंतखाबात तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकेंगे, लेकिन पार्टी इस वक्त अपनी स्टैंडिंग्स खोती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो KPK हो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद बचर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। आज सुबह आँख खुली तो टेलीविज़न स्क्रीन पर दर्दनाक मनाजिर जो कि कराची के लियारी के इलाके बगदादी के हैं, यानी कि ली मार्केट के, जहाँ पर एक मखदूश इमारत जो है, एक मखदूश इमारत जो 5 मंजिला थी, जो कि फ्लैट्स स्टाइल में बनी हुई थी, वो ज़मींबोस हुई। और ये पहला वाक़या नहीं है कि कराची में इस तरह कोई इमारत जो है वो मखदूश इमारत ज़मींबोस हुई जिसमें इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ हो। 7 अफराद के हलाकत की इतला है, 12 अफराद के ज़ख्मी होने की बात है। अभी भी कहा जा रहा है 24 से 25 या 30 लोग जो हैं, यानी 5 ख़ानदान उस अपार्टमेंट नुमा बिल्डिंग में रहते थे। ये होता क्या है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या करती है? कराची के अंदर ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? मोनम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, अमीर जमात इस्लामी कराची। अस्सलाम वालेकुम मोनम साहब। वालेकुम सलाम। मोनम साहब, एक और दिल खराश वाक़या हम देख रहे हैं। कोई अभी हमने सवात वाला वाक़या हमारी आंखों से ओझल नहीं हुआ था कि कराची के लियारी बगदादी के इलाके में यानी ली मार्केट में ये बिल्डिंग गिरी। एक तो ये बताइए कि छोटी छोटी जगहों पे 7-7, 8-8 मंजिला इमारतें बन कैसे जाती हैं, और उसके बाद इनकी हालत, इनको नोटिस वगैरह भी दिए गए थे, सुना है कि इसको मखदूश करार दिया गया था, लेकिन लोग खाली नहीं कर रहे थे। देखिए, कराची में और बिलखुसूस सूबा सिंध में और बिलखुसूस कराची में एक सिस्टम काम कर रहा है। आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं सिस्टम का नाम नहीं सुना होगा। ये सिस्टम सिर्फ सूबा सिंध में काम कर रहा है, जिसके तहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी आता है, जिसके मातहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी आती है, जिसके मातहत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन भी है, और इसी तरह सूबा सिंध की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जितने भी इदारे हैं वो इसी सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। सिस्टम ये है कि लगाओ नहीं, और 100 रुपये में से लगाओ 10 से 15 रुपये, और बकिया पैसे रिश्वत की नज़र हो जाएं, बकिया पैसे करप्शन की नज़र हो जाएं। उसी का शाखसाना है कि 500-550 से ज़ायद इमारतें हैं कि जिनको मखदूश करार दिया गया है। लेकिन देखिए, इमारतें मखदूश करार दे देना तो मसले का हल नहीं है ना, कि आपने इमारतें मखदूश करार दे दी, आपने लोगों को नोटिस दे दिया। अब वो लोग अगर 3-3 साल से इन इमारतों के अंदर रह रहे हैं तो उन इमारतों को खाली कराना, लोगों के जानों को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, कि लोग हुकूमत जो है वो लोगों के जानों का तहफ़्फ़ुज़ दे। और इसके लिए अगर कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी जो है वो अपनी मदद के लिए ले। अब ये कितना दिलखराश वाक़या है कि 7 अफराद, मैं भी थोड़ी देर पहले गया था,
تقریباً 7 افراد کی اس وقت ڈیتھ کی خبر تھی، اور آپ نے بتایا کہ تقریباً 12 افراد ایسے ہیں جو زخمی حالت میں اسپتال پہنچائے گئے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور یہ ریسکیو کا کام، نکالنے کا کام کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن سب کے باوجود دیکھیں، ہم تو وہ رپورٹ ہے جو 5 سال کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 5 سال میں کراچی میں 1 لاکھ بلڈنگز بنائی گئی ہیں، عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ یہ عمارتیں 60 گز، 40 گز اور 80 گز کے پلاٹوں پر 5 منزلہ، 6 منزلہ، 8 منزلہ عمارتیں ہیں 40 گز پہ۔ اب 40 گز پہ 8 منزلہ عمارت بنائی گئی ہے کہیں سے، یعنی 85,000 عمارتیں تو وہ ہیں کہ جس کی اپروول کہیں سے نہیں ہے، ان اپرووڈ ہے۔ اسی طرح مطلب یہ جو اللیگل ہے، یہ مطلب جس کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ اس کا آرکیٹیکچر کون ہے۔ مونم صاحب، اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس جگہ وہ اپنی سکونت اختیار کر رہے ہیں یا پھر وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، تو اس کو پہلے چیک کریں کہ کیا یہ بلڈنگ اپرووڈ ہے، کیا یہ جگہ محفوظ ہے، کیا یہ عمارت ان عمارتوں میں سے تو نہیں ہے، اور کیا اس کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹیز کی اپروولز موجود ہیں۔ ہم کراچی کے حالات کو دیکھیں، گنجان آباد علاقہ ہے لیاری کا بغدادی، لی مارکیٹ بڑی گنجان آباد علاقہ ہے، یہاں پہ ابھی ریسکیو کی جو امدادی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے مشینری بھی پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ والی عمارت وہ بھی 7 منزلہ ہے، اس کے بھی گرنے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے میں تو حکومت کے علاوہ، کیونکہ حکومت کے پاس ریکارڈ تو اس وقت آئے گا نا جب اس کو رجسٹرڈ کرایا جائے گا یا اس کی کوئی این او سی وغیرہ لی جائے گی۔ جب آپ اپروول ہی نہیں لے رہے اور آپ ایک خود سے بلڈنگ بنا لیتے ہیں تو اس میں حکومت کیا کرے؟ دیکھیں، یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ادارہ ہے وہ کس کام کے لیے ہے؟ اگر کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی عمارت بن رہی ہے تو کہیں سے اس کی اپروول ہوگی نا۔ کوئی اچانک سے تو راتوں رات عمارت کھڑی نہیں ہو جاتی۔ 8 منزلہ عمارت 40 گز کے پلاٹ پر، یہ تو کہیں کوئی جسٹیفائی ہی نہیں ہے۔ اب 1 لاکھ میں سے 15,000 عمارتیں وہ ہیں کہ جن کی اپروول ہے، جن کا پتہ ہے کہ ان کا کوئی نقشہ موجود ہے، جن کا پتہ ہے کہ جہاں کوئی آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کی گئی ہے، اس میں سریا لگا ہے، اس میں سیمنٹ خرچ ہوا ہے، وہ 85,000 عمارتیں۔ یہ تو میں 5 سال کی بات کر رہا ہوں، پرانی عمارتوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور اسی طرح ہمارا جو محکمہ بلدیات ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، عمارت کرائے پہ لیتے ہوئے دیکھنا چاہیے، عمارت خریدتے ہوئے، مکان خریدتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ خستہ حال میں تو نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ان گھروں میں بھی رہ رہے تھے، یعنی آج جو واقعہ پیش آیا، ان میں سے بیشتر لوگ وہ تھے کہ جو چیپ انکم، یعنی جن کی بہت ہی لو انکم آپ کہہ سکتے ہیں لوگ تھے۔ بیشتر ان میں وہ ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں، کچھ مسلمز بھی ہیں، نان مسلمز بھی رہ رہے تھے، کہ جن کی انکم ہی بہت کم ہے، جن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ جن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی اور جگہ جا سکیں، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کسی متبادل جگہ پہ کم از کم کچھ وقت کے لیے تو بسایا جائے تاکہ ان کی جانوں کا تحفظ ہو سکے۔ آپ دیکھیے دنیا بھر کے اندر اگر کچھ لوگوں کو کچھ خطرات کی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے تو ان کو متبادل دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے 2001 سے لے کر 2005 تک سٹی ناظم جناب نعمت اللہ خان صاحب تھے، ان کے دور میں یہاں لیاری ایکسپریس وے بن رہا تھا۔ لیاری ایکسپریس وے کے راستے میں ہزاروں کے قریب جو ہے وہ کچی آبادیاں تھیں۔ ان ساری کچی آبادیوں کو وہاں سے ریپلیس کیا گیا، وہاں سے متبادل جگہ دی گئی، ان کو پیسے دیے گئے اور ان کو متبادل دے کر وہاں سے شفٹ کیا گیا۔ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور لیاری ایکسپریس وے بھی بن گیا۔ یعنی آپ متبادل تو دیں گے نا، چاہے رہائشی عمارات ہوں۔ مخدوش عمارتوں میں لوگوں کو رہنے کے لیے چھوڑ دینا تو ان کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں حکومت سے درخواست کروں گا، صوبائی حکومت سے، کہ جناب آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کم از کم ان لوگوں کو فکس ہونا چاہیے کہ جو اس پورے واقعے کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے صرف نظر کیا، جنہوں نے ان ساری چیزوں نہیں، مونم صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹسز تو چسپاں کر دیے گئے تھے، وہ اہل علاقہ اور مکینوں کا ثوابدید تھی کہ وہ اپنی رہائش کہیں اور کرتے۔ آپ کہتے ہیں ان کو کوئی متبادل دیا جاتا اور وہاں سے نکالا جاتا پہلے؟ جی میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں کہ آپ نے ان کو نوٹس دیا، 3 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی نوٹس دیا، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نوٹس چسپا کر دیا بعد میں، صحیح ہے، لیکن نوٹس چسپا کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ آپ ان کو کہیں کہ بھائی جانوں کا خطرہ ہے، آپ یہ گھر خالی کریں گے اور ہم آپ کو متبادل دے رہے ہیں، یا ہم آپ کو کم از کم اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ کا 5-6 مہینے کا کرایہ آپ کا نکل آئے، جس میں آپ اپنے کوئی متبادل کا انتظام آپ خود کر لیں۔ اب ایک غریب آدمی کہ جس کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی ہے، وہ تو دیکھیں نا، اب وہ اس پوری پوزیشن کے اندر ہوتا نہیں ہے، لوگ اف اور بٹ میں لگے رہتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا، یہ عمارت 8 سوا 8 بجے یہ شیک ہوئی،
इस इमारत को ये हिली है, लोगों ने कहा कि भाई खाली कर दें, कुछ लोग नीचे उतर के आ गए, कुछ लोग सामान लेने दोबारा गए, फिर 9:15 साढ़े 9 बजे 9:35 के बजे 9:35 पे ये इमारत गिर गई। तो होता ये है कि लोग जो है वो खाली इतनी आसानी से नहीं करते, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो खाली करवाए इनसे, इनको कोई मुतबादिल दे दे, आर्जी तौर पे दे दे, ताकि कम से कम जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। लेकिन जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना। जी बिल्कुल, लोगों की जानें चली जाएं, और 500 550 से ज़ायद इमारतें हैं इस वक्त शहर के अंदर कि जो इस तरह मखदूश सूरत हाल के अंदर हैं। अब आप मुझे बताइए, अब प्री मानसून चल रहा है, मानसून की बारिशें होंगी, क्या होगा इस कैफियत के अंदर? और फिर जिस शहर में सूरत हाल ये है कि पानी ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो मज़ीद नीचे की जानिब जा रहा है, 4-4 हज़ार फीट पर पानी मिल रहा है, 400 फीट पे पानी मिल रहा है, 400 से 600 फीट पर। वहाँ तो इसके नतीजे के अंदर ज़मीन जो है उसकी अपनी ग्रिप छोड़ती है, उसके नतीजे में ये इमारतें जो है वो मखदूश हो सकती हैं, गिर सकती हैं। मुनम ज़फ़र साहब, बात ये आती है कि 570 इमारात का आपने भी जिक्र किया जो कि मखदूश करार दी गई हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नोटिस सर्व हुए हैं, इस इमारत को भी 3 साल पहले नोटिस सर्व हुआ था। अब आप जब हम बात करते हैं मोहल्ला कमेटियों के हवाले से, इलाका कमेटियों के हवाले से, जमात इस्लामी की एक मुनज़्ज़म तंजीम मौजूद है और वो हमेशा से इस तरह के कामों में, आपने नेमतुल्लाह साहब का जिक्र किया, जिस तरह लियारी एक्सप्रेस वे की बात की गई थी, ऐसा इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से पहले क्यों नहीं लिया जाता कि आप ऐसी, या अभी जो मौजूद और इमारतें हैं जो मखदूश डिक्लेयर हो गई हैं, उनके साथ निगोसिएशंस में आप लोग क्यों नहीं बैठते? अच्छा देखें, ये काम ना, ये वैसे बुनियादी तौर पे ये हुकूमतों का करने का काम है। ये कोई तंजीम को जो जिसके पास जो अपोजिशन के अंदर हो, बल्दियात के अंदर अपोजिशन के अंदर मौजूद हो, उसके लिए ज़ाहिर बात है मुमकिन नहीं है ना। ये तो हुकूमत का काम है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर अगर कोई मखदूश इमारत है, उसके मकीन खाली नहीं कर रहा है, उनको मुतबादिल दीजिए। मुतबादिल या तो मुतबादिल दीजिए, या मुतबादिल नहीं है तो आप उनको कम से कम 6 महीने का, 5-6 महीने का किराया माली दे दें, माली आयानत फराम कर दें उनके साथ। जी माली मावनत फराम करें, जिसके नतीजे में कम से कम 6-7 महीने तो वो किसी घर में जाके रह सकें और उसके बाद कोई अपना इंतजाम कर सकें। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। ये काम हुकूमती सतह पे करने के हैं। देखें, अगर इदारे अपना काम ना कर रहे हों तो उसके नतीजे में खुमियाजा तो भुगतना पड़ता है। अब यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक तरफ खड़ी हो जाए और हम ये चाहें साहब, बात ये आती है कि जब आप लोगों को घरों से निकालेंगे या उनको कहीं और शिफ्ट करवाएंगे, अक्सर ये होता है, आपने नेस्ला टावर वाला केस देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे गिराया गया था, तो एक शोर मच जाता है कि लोगों को बेदखल कर दिया गया। बात तो यही है कि आपके पास कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट जब तक नहीं होगा, आप कैसे करेंगे? हुकूमत के पास वो वसाइल ही नहीं है। देखें, हुकूमत के पास किस तरह वसाइल नहीं है, मैंने आपको अभी मैंने आपको मिसाल दी कि लियारी एक्सप्रेस वे शहर कराची के वस्त में है ना। ये लियारी एक्सप्रेस वे जब बन रहा था तो अल्टरनेट जगह भी दी गई लोगों को, और ना सिर्फ जगह दी गई बल्कि उन अफराद को जिनको हमने वहाँ से शिफ्ट करना था दूसरी जगह पर, उनको हमने पैसे, उनको उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए ताकि कम से कम वो अपने वहाँ सर छुपाने की जगह बना सकें। तो देखें, हर चीज़ मुमकिन है। अगर आपकी विल है तो हो सकता है, अगर आपके पास विल ही नहीं है तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में तो इस तरह के हादसा पेश आएंगे। जी, पैदल तय वाकयात हैं। आप खारादर का वाकया भूल गए, आप और वाकयात भूल गए, हर दफा एक नया वाकया आ जाता है। 3 दिन पहले भी एक बिल्डिंग गिरी, 3 दिन पहले भी इससे करीबी एक इलाके में बिल्डिंग गिरी। वहाँ तो इत्तेफाक ये है कि वहाँ मकीन मौजूद नहीं थे, वो बिल्डिंग गिरी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये 3 दिन पुरानी बात है। मूसा लैन करीबी एक इलाका है यहाँ का, वो भी लियारी के अंदर है। ये पुराना इलाका है कराची का, यहाँ बहुत मखदूश इमारतें मौजूद हैं। तो इसके लिए कोई निज़ाम तो वज़ा करना, देखें, हुकूमत की जिम्मेदारी है, वज़ीर बल्दियात की जिम्मेदारी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो अपना जो उसका करने का काम है काम करे। वरना अफसोस के साथ इस शहर के अंदर ना होता ये है कि जो रूटीन के काम भी लोगों के हो रहे हैं ना, वो भी नहीं होते, वो भी करप्शन की नज़र हो रहे होते हैं, या हर चीज़ के दाम लग रहे होते हैं। यही वजह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एज आ इदारा अपना अगर रोल अदा करेगा तो उसके नतीजे में लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। खास तौर पे मखदूश इमारतों के मामले में बात कर रहा हूँ जी। इसमें और जब इमारतें बन रही हों टाउन प्लानिंग नोटिस लेना चाहिए। जी, टाउन प्लानिंग का सबसे अहम रोल है इसमें। टाउन प्लानिंग होना चाहिए है, और फिर 40 जो है वो रकबे के प्लॉट पर जो है वो 40 गज के प्लॉट पर किस तरह 6 मंजिला इमारत बन जाएगी, किस तरह 80 गज के प्लॉट पर जो है वो 8 मंजिला इमारत बन रही है। मोनम साहब, कराची तो इस वक्त हम देखते हैं कि आबादी के लिहाज से एक बेहंगम शहर बन चुका है। तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी का शहर है, और जो घर बनता है वो घर नहीं होता, वो फ्लैट बन चुका होता है, यानी कि 5-5 6-6 मंजिला इमारत बन जाती हैं।
تو یہ تو ٹاؤن پلاننگ کا اور جو ہماری بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کے آپریشنز کے اوپر ہمیں سوالیہ نشان اٹھتا ہے نا کہ وہ کیسے بننے دیتے ہیں. جی جی بالکل، ان کے آپریشنز پہ سوالیہ نشان ہے کہ ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے. اور کراچی کا کوئی ہوتا ہے نا کہ کراچی میں جس طرح پورے پاکستان سے کراچی میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہاں پورے پاکستان اور منی پاکستان ہے یہ، اور اس کی آبادی بلا مبالغہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. چاہے اعداد و شمار آپ 2 کروڑ 3 لاکھ جو ہے وہ مردم شماری میں دیتے رہیں، 3.5 کروڑ آبادی کے شہر کے اندر لوگوں کو ظاہر بات ہے مسائل کا سامنا ہے نا. لیکن یہ مسائل کون سالو کرے گا؟ اب 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو اس صوبے پہ براجمان ہے. اس شہر کے ایک مسئلہ نہیں ہے نا. یہ تو آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی حادثے کی شکل میں، لوگوں کی جانیں چلی گئیں تو ہمارے سامنے آ گیا. ورنہ آپ دیکھیں اس شہر کے اندر 50% سے زائد علاقہ وہ ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے. اس شہر میں بجلی کا بحران ہے. انفارچونیٹلی مونم صاحب، ہمارے ملک میں ہر چیز اس وقت توجہ حاصل کرتی ہے جب حادثہ ہو جاتا ہے. ہم اس معاملے میں جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ری ایکٹیو ہیں، یعنی حادثہ ہونے کے بعد کارروائی شروع ہوتی ہے، آوازیں اٹھتی ہیں. حادثے سے پہلے اس کے اوپر نوٹس ہی نہیں لیا جاتا، نہ میڈیا نہ ہماری پارلیمنٹ. یہ ہمارا المیہ ہے. جی المیہ ہے نا، بحیثیت قوم ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں بحیثیت یہ ہمارا المیہ ہے. ہم جو ہے وہ پلان نہیں کرتے، قبل از وقت نہیں پلان کرتے کہ ہمیں کس صورتحال کا جو ہے مستقبل میں جو ہے واسطہ پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور وہ ساری جماعتیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اقتدار کا حصہ ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں. وفاقی حکومت میں دیکھیں سب جماعتیں موجود ہیں نا. مسلم لیگ نون ہے، مین ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی شامل ہے جس کا صدر موجود ہے، جس کے سینیٹر ہیں، جس کے چیئرمین سینٹ ہیں، جس کے ڈپٹی جو ہے وہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اندر. اسی طرح 2 گورنر ہیں، 2 وزراء اعلیٰ ہیں. وفاقی حکومت میں کسی نہ کسی طرح حصے دار ہیں اور بڑے حصے دار ہیں. PDM 1 میں بھی تھے، PDM 2 میں بھی تھے، ساری اس میں موجود رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب یہ شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہ ہو. MKM وفاقی حکومت کا حصہ ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے نا اس شہر کے اندر K4 منصوبہ پچھلے 22 سال سے بن کے نہیں دے رہا. اسلام آباد میں 3 انڈر پاس 72 دن میں بن جاتے ہیں. کراچی میں 1 انڈر پاس ہے 2 سال سے مکمل ہی ہونے کا نام نہیں دے رہا. 1 ارب روپے سے 1.25 ارب روپے سے بننا تھا، آج اس کی قیمت 4 ارب روپے پہ جا کر پہنچ گئی ہے. بھائی اس کی ذمہ داری کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو وہی ہے نا کہ جن کے پاس اختیار ہوگا، جن کے پاس وسائل ہوں گے، جو 17 سال سے حکومت میں ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو 30 سال سے ساری حکومتوں کے مزے لے رہے ہوں گے، جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. MQM کو آپ دیکھ لیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. حکومت کا ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں اور آج بھی جو ہے وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. لیکن کراچی کو نہ پانی کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی بجٹ منظور ہوا، کراچی کے منصوبے K4 کے لیے 40 ارب روپے درکار تھے. منصوبہ 2026 جون میں مکمل ہو جاتا. کراچی کو 3.2 ارب روپے دیے گئے. 40 ارب روپے کی جگہ 3.2 ارب روپے. اب 50% شہر کا سے زائد حصہ ایسا ہے جو پیاسا ہے. ان کی پیاس کیسے بجھے گی جب آپ ان کو بجٹ جو ہے مختص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پانی کے لیے؟ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. نعمت اللہ خان صاحب موجود تھے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی. الحمدللہ جماعت اسلامی نے K3 کا تحفہ دیا اور 2003 میں PC2 منظور کیا K4 کا. اب 2003 کہاں، 2025 کہاں، 22 سال میں پروجیکٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ 26 ارب سے 200 ارب روپے پہنچ گیا. لیکن منصوبہ مکمل نہیں ہوا. اس کی ساری ذمہ داری آپ کہتے ہیں صوبائی حکومتوں پہ اور اقتدار میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے اوپر وفاقی حکومت پر بھی ہے. یہ تو وفاقی حکومت پر بھی اس کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ مونم ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات وہی آتی ہے کہ گنجان آباد علاقوں میں اس طرح کی عمارات نہ صرف انسانی جانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو رہنے والے مکین ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس آبادی میں جا رہے ہیں، جس گھر میں جا رہے ہیں، جس بلڈنگ میں جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا اس کے اندر رہنا، جسے سکونت اختیار کرنا، وہ ان کی زندگی کے لیے سیف ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ کچھ ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے، سعید غنی صاحب کا بھی انٹرویو تھا. ایک افسوسناک واقعہ ہے. یہ عمارت گرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن جو لوگ شہید ہوئے یا جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے اور جو لوگ زخمی ہیں، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں اور ان سے پوچھا جائے تو یہ عمارت ہل رہی تھی اور 3 سال پہلے سے مخدوش قرار دے دیا گیا تھا. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. چاہتا ہے میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.